हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमने सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी और हम कंप्लीट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी एक इंटरवल हुआ है जिसके बीच में मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, कुछ हेल्थ कंसर्न्स थे और भी कुछ रीजंस की वजह से। बट आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। साल में जो सरकार बजट लेकर आती है, जिसे अक्सर हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, ये वही बजट है। लेकिन इस चैप्टर को समझ लेने के बाद आप जीवन पर्यंत कभी भी अगर उस बजट को देखेंगे तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करेंगे वीडियो शुरू। माय नेम इज मानव, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करें हम टर्म बजट की, तो जो टर्म बजट है ये एक फ्रेंच टर्म बजट से लिया गया है। इसे सबसे पहले फ्रांस में यूज़ किया गया था 1803 में। और जैसा कि हमें पता है, इंग्लिश में जो सारे वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं से चुराए गए हैं। मतलब बीइंग ब्रूटल, बट सच यही है। ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन लैंग्वेज, कुछ हमारी संस्कृत, इसी से मिला जुला के ये जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं बनी हुई है। कब यूज़ किया गया था सबसे पहले? 1803 में। और अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर मेंशन्ड है, तो ये आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है। अक्सर 1 फरवरी को भारत के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये हमेशा बजट को पेश करते हैं। अब याद रखिएगा, ये प्रेजेंटेशन नहीं होती, ये सिर्फ लेकर आया जाता है ताकि सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं इसे अप्रूवल दे सकें। और अप्रूवल के बाद ही सारे के सारे जो फाइनेंसेस हैं ये पास किए जाते हैं। बजट में आखिर आपको मिलने वाला क्या है? तो आपने पिछले 1 साल में क्या किया है, आने वाले 1 साल में आप क्या करने वाले हैं, ये बताया जाता है बजट में। परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर एंड द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अगले साल कौन से प्रोग्राम और पॉलिसीज आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिस्क्रिप्शन देता है गवर्नमेंट का कि पिछले साल क्या हुआ है। फोकस यहाँ पर रहता है कि आगे आने वाले साल में कौन कौन से प्रोग्राम और पॉलिसीज सरकार लेकर आने वाली है। अब अगर हम बजट की बात करें तो इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। देखिए, बजट में या तो पैसा आएगा या बजट से पैसा जाएगा। तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला है जिसमें पैसा आएगा तो उसे बोला जाता है रेवेन्यू एस्पेक्ट, और दूसरा जिसमें सरकार पैसा खर्चने वाली है तो उसे बोला जाता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट है ये सबसे पहले जो भी अपने फाइनेंसेस हैं, खर्चे हैं, इन्हें लगाती है कहाँ पर? जीडीपी ग्रोथ में। अक्सर एक सरकार का अनटिल अनलेस भ्रष्ट हो तो सरकार की कोशिश यही रहती है कि जो देश है वो हमारा तरक्की करे, और उस देश की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश की जाती है कि बजट का पैसा लगाया जाए उस देश की ग्रोथ के लिए। तभी जाके वहाँ की जीडीपी जो है ये ग्रोथ करेगी। अब सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि वो देश ग्रो करे? 2 चीज़ें। पहला, खर्चा तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, मतलब सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, रेलवेज, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सब सिर्फ इस पे खर्चा करे, ऐसा नहीं है। जरूरी ये है, अक्सर आपने सुना होगा कि अंबानी को या अडानी को ये प्रोजेक्ट दे दिया, ये वहाँ दे दिया, लोग इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक डीपर एस्पेक्ट में जाके देखें, अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आती है, तो ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे जॉब्स जनरेट करते हैं। जिस जगह पर ये पहुंचते हैं उस जगह पर पहुंच के वो बहुत सारा डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ हॉस्पिटल खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। तो ये संभव कैसे होता है? ये तब होता है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके, और सरकार जो प्रोड्यूसर है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें कैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ल्योर कर सकती है, मतलब काइंड ऑफ
मना सकती है, लालच दे सकती है कि आइए इन्वेस्टमेंट करिए, तो ये पॉसिबल है दो तरीके से। टैक्स रिबेट, इसे टैक्स हॉलीडेज भी कहा जाता है कि सरकार बोल देती है कंपनीज से कि हम 5 साल तक या 10 साल तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे या बहुत ही कम टैक्स लेंगे। साथ ही साथ में ये सब्सिडीज भी देने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब अमेरिका को देखते हैं, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से ही इतना आगे है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता तो वो देश आज इतना आगे नहीं होता। तो जीडीपी ग्रोथ हो सकती है दो तरीके से, जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया जाए, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ये खर्चा किया जाए। अगला पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रॉफिट तो कमाने का सोच रहे होते हैं लेकिन सोशल वेलफेयर को प्रमोट नहीं करते। ऐसे में सरकार बीच में आती है और कोशिश करती है कि उनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव है वो भी पूरा हो, साथ ही साथ में सोशल वेलफेयर भी हो। ज़्यादातर कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ सोशल वेलफेयर पर ध्यान देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां या कुछ ऐसे सेक्टर ये सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान देते हैं। सरकार यहाँ पर बीच में आके उन सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाती है, डायरेक्ट करती है कि वहाँ पर सोशल वेलफेयर भी हो सके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वो सारे गुड्स जो इंजूरियस टू हेल्थ हैं जैसे सिगरेट और विस्की, इसे सरकार डिस्करेज करती है। डिस्करेज कैसे करेगी? ऑल द लोग होते नहीं है, जिसको जो करना है वो करेगा ही, लेकिन एटलीस्ट डिस्करेज करने का बहाना लेके या सच्चाई बोल के किसी भी तरीके से उस पर हैवी टैक्सेशन किया जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे गुड्स जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, ऐसे गुड्स को प्रमोट किया जाता है सरकार के द्वारा सब्सिडीज देकर, जिसका एग्जाम्पल है खादी। और हाल ही में जो सोशल सेक्टर है, सोशल सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहा है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ, आप कुछ भी देखें जो क्लीन एनर्जी प्रमोट करती हैं, जो सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए अच्छी हैं, सरकार कोशिश करेगी कि हमेशा ऐसी जगह पर वो उसे प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे सब्सिडीज़ के थ्रू, ताकि ये लोगों को भी सस्ता पड़े और जो उस सेक्टर से जुड़े हुए प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी फ़ायदा मिले। फिर अगला पॉइंट है रिड्यूसेस डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स रिच लोगों पर और साथ ही साथ में ज़्यादा खर्चा करती है सोसाइटी के उस सेक्शन पर जो कि पुअर है, और कोशिश करती है कि इनके बीच में जो डिस्पैरिटीज है, भेदभाव है, उसे कम किया जा सके। ये कैसे होता है? बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच, और गरीबों को सब्सिडीज देकर। एग्जाम्पल के लिए फूड ग्रेन दिया जाता है उस पॉपुलेशन को जो बीपीएल कैटेगरी में आती है। बीपीएल स्टैंड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। बात करें हम अगर हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की, तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट है वो बजट के थ्रू कोशिश करेगी कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। और ये हो कैसे सकता है? जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी टेक्नोलॉजी पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और कोशिश करेगी इकोनॉमी को डेवलप करने की, तब जाकर उस देश की रियल जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हमारा देश काफ़ी बड़ा है, कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। सरकार की कोशिश होती है कि वो अपने बजट के थ्रू, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू उन राज्यों को भी डेवलप कर सके। ये कैसे संभव है? जब सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाती है जहाँ पर कंपनीज को उनके प्लांट सेटअप करने पर उन्हें टैक्स हॉलीडेज यानी टैक्स फ्री कर दिया जाता है कुछ एक समय के लिए, साथ ही साथ में सब्सिडीज दी जाती हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। तो सरकार की कोशिश रहती है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वो भी देश में डेवलप करें, और इसके लिए वो कोशिश करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने की। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
बजटरी पॉलिसी हमेशा फोकस करेगी कि जो जनरेशन है वो हमेशा हो किसका, एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की जाएगी, और ये संभव कैसे है, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। कोशिश की जाएगी कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें पैसा सरकार डाले और उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। इसके अलावा कई सारी स्कीम भी लाई जाती हैं, उनमें से एक है MG नरेगा। क्लास 10th में आपने पढ़ा रहा होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 दिन तक सरकार काम देती है ताकि व्यक्ति साल भर के लिए कुछ मिनिमम पैसा कमा ले ताकि वो सस्टेन कर पाए। इसके अलावा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, एक जो देश होता है वो फेसेस से गुजरता है। जिस तरीके से आपका जीवन है, कभी डिप्रेशन है, कभी हंसी, कभी खुशी, उसी तरीके से जो एक इकोनॉमी है हमेशा उसमें बिजनेस साइकिल्स आते हैं। बिजनेस साइकिल्स की अगर हम बात करें तो ये जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं इसमें रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन। रिसेशन थोड़ा कम बुरा, डिप्रेशन उससे ज़्यादा बुरा, फिर जाके इकोनॉमी रिकवर करेगी और फिर जाके ग्रो करेगी तो बूम आएगा। सरकार कोशिश करेगी कि इकोनॉमी कभी रिसेशन में या डिप्रेशन में ना जाए, हमेशा उसको, इकोनॉमी को बिजनेस साइकिल से बचाने की कोशिश की जाएगी। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट को। देखिए, बजट जो है इसमें सरकार पैसा कमाती भी है, सरकार के पास इनकम के सोर्सेज भी हैं और सरकार खर्च भी करती है। ये जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, इस आ रहे पैसे को बोला जाता है बजट रिसीट्स, और जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उस पैसे को बोला जाता है बजट एक्सपेंडिचर। बट इसके भी दो कैटेगरीज हैं। बजट रिसीट्स में भी दो कैटेगरी हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। बजट एक्सपेंडिचर में भी दो कैटेगरी हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे मैं यही बहुत अच्छे से आपको बेसिक से समझा देता हूँ ताकि आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आए। मान लीजिए सरकार की जगह एक बार आप खुद को रखें और आप एक जॉब करते हैं। अब आप जॉब कर रहे होंगे तो उससे आपकी हर महीने कुछ ना कुछ इनकम रेगुलरली चल रही होगी। तो क्या देखने मिला, यहाँ आपकी इनकम रेगुलर है, प्लस ये किसी भी तरीके के एसेट और लाइबिलिटीज को क्रिएट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है यही पैसा आप खर्च कर देंगे। तो आपने ये पैसा जो कमाया और यही पैसा आपने जो खर्च किया, कमाने को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, खर्च करने को बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से सरकार कुछ रेगुलर इनकम के सोर्सेज रखती है, टैक्स हो गया, फीस हो गए, फाइन्स हो गए, रेलवेज जैसी सरकारी कंपनियां जो हैं उससे हो गई कमाई, ये सारे रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं। उसी तरीके से सरकार के कुछ लगातार खर्चे भी होते हैं। कौन से ऐसे खर्चे होते हैं? सैलरीज देना, सब्सिडीज देना, ये सारी चीज़ों में सरकार का पैसा भी खर्च होता है। ये एक रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है। MG नरेगा जैसी योजना है, इसमें भी पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम और पॉलिसीज में पैसा खर्च हो रहा है ये एक रेगुलर खर्चा होता है सरकार का। तो इसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का एसेट क्रिएट नहीं होगा, ना ही किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अब बात करेंगे हम कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स बड़ा अमाउंट, नॉन रेगुलर, कभी कभी आएगा। आप खुद सोच के देखो कि सडनली अगर आपको कभी भी एकदम से बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए जॉब करते करते, तो आप वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना, सोचना, फिर आप देखना, कमेंट करना कि आपने जो सोचा था वही आंसर निकला या फिर नहीं निकला। तो अगर आपको सडनली बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ी तो इसके हैं दो सोर्सेस। पहला कि आपके पास मान लेते हैं कोई एसेट्स हैं, ज़मीन है, सोना है, उसे बेच दो, या आप किसी से क्या करो, उधारी ले लो। इन दो ही सोर्सेस से आपके पास पैसा आ सकता है। तो अगर आपने सोना बेचा या ज़मीन बेची तो आपके एसेट्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। या आपने किसी से उधार ले लिया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल रिसीट एसेट्स को घटाते हैं, लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की,
सेम सिचुएशन, समझिए आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसे खर्च करना है, आप कैसे करेंगे? दो रास्ते हैं। अगेन वीडियो पॉज कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए और फिर चेक करिए कि आपका जो आंसर था वो सही था या नहीं था। तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, अगर आपको खर्च करना है तो इधर तो आप कुछ एसेट खरीद लोगे या फिर आपने जो उधार पैसा ले रखा है आप उसे चुका दोगे। उसी तरीके से सरकार किसी भी तरीके से एसेट्स बना सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, जैसे मेट्रो बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट, या लाइबिलिटीज को कम कर देगा। अगर सरकार ने किसी भी तरीके का कर्ज ले रखा है तो वो कर्जा पे ऑफ हो जाएगा और लाइबिलिटी जो है ये कम हो जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा हिसाब किताब। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये किसी भी तरीके से ना एसेट क्रिएट करेंगे ना लाइबिलिटी। कैपिटल रिसीट जो है एसेट घटा देगी, लाइबिलिटी बढ़ा देगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट बढ़ा देगा या फिर लाइबिलिटी घटा देगा। मूविंग ऑन, बजट रिसीट्स की बात करेंगे। तो सरकार के पास जो इनकम के सोर्सेज हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है ये किसी भी तरीके से ना एसेट क्रिएट करेगी ना लाइबिलिटीज को रिड्यूस करेगी और इन्हें ही रेवेन्यू रिसीट करा जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये रेगुलर होंगे और रिकरिंग होंगे, बार बार होंगे। एग्जाम्पल के लिए टैक्स इनकम। अब टैक्स रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं ये दो तरीके के हैं, एक टैक्स रिसीट और दूसरा है नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट में वो सारा पैसा आता है जो सरकार टैक्सेस के थ्रू कमाती है। अब सरकार जो टैक्सेस के थ्रू पैसा कमा रही है, इन टैक्सेस को कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, फिर प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स की कहानी कुछ ऐसी है कि डायरेक्ट टैक्स जो है ना बेटा, ये शिफ्ट नहीं होता। एक बार जिसके ऊपर ये बर्डन आया है वही पे करेगा, इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हमारा राजू है। अब राजू की इनकम है, तो अब राजू की इनकम किसी भी तरीके से उससे शिफ्ट नहीं हो सकती। उसका इनकम टैक्स है वही भरेगा। अगर उसकी कंपनी होती तो उसकी कंपनी का टैक्स भरना पड़ता, जैसे कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स की जो लाइबिलिटी है ये सेम पर्सन पर रहती है। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। तो सवाल ये उठता है कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है? आंसर इज यस, इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे? आपने एक फोन खरीदा और आप एक मान लेते हैं कि रिटेलर है, आपने एक फ़ोन खरीदा सैमसंग से, सैमसंग ने आपको फ़ोन दे दिया, आपने उसको जीएसटी भर दी। अब वही फ़ोन आपने कस्टमर को बेचा तो आपने कस्टमर से जीएसटी ले ली, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है ये शिफ्ट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो वही व्यक्ति देगा जिसकी वो इनकम होगी। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा जितने भी इनकम होते हैं सरकार के, उसे बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब बात करें प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स की। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रेसिव टैक्स भारत में लगता है। इंसान जितना ज़्यादा पैसा कमाता जाएगा उतना ज़्यादा टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। तो यह गरीबों को टैक्स फ्री रखा जाता है। एक पर्टिकुलर स्लैब में इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा। जैसे अभी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, इसके ऊपर फिर 10% टैक्स लगने लगता है। तो इस तरीके की जो टैक्स हैं ये कहलाते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी एक व्यक्ति की टैक्स बढ़ता जाएगा और इससे ये होता है कि जो असली बर्डन होता है वो पड़ता है रिच लोगों के ऊपर कंपैरेटिवली पुअर से, और इसका बेनिफिट जो है वो पुअर्स को ज़्यादा मिलता है। रिग्रेसिव टैक्स, भाई रिग्रेसिव टैक्स जो है ये भेदभाव नहीं करता। ये एक
पर्टिकुलर परसेंटेज पे लगा दिया जाएगा और ये उतना ही रहेगा, आप गरीब हो तो भी, आप रईस हो तो भी। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में, रिग्रेसिव जो होता है इसका एग्जांपल है रशिया। रशिया में रिग्रेसिव टैक्स लगता है, अमीर हो तो भी आपको 10% देना है, गरीब हो तो भी आपको 10% देना है। और ये जो टैक्स है इसका एक ड्रॉबैक होता है बेटा। क्या ड्रॉबैक होता है कि मान लो कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा हो, उसे 10% टैक्स देना है तो सिर्फ 10,000 देना पड़ेगा, तो भी भाई के पास 90,000 रुपये बचे हैं, आराम से मस्त जीवन जिएगा। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ 5,000 कमा रहा होता और उसमें 500 रुपये टैक्स देने पड़ते, तो उसका बहुत सारा पोर्शन जा चुका है उसकी इनकम का। ऐसे में गरीब लोग जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनकी इनकम कम होती है। इससे होगा क्या कि वो बेचारा वैसे ही ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा था, अब उससे और टैक्स ले लिया गया, तो अब बेचारा वो और अंडर, यू कैन से कैटेगराइज्ड, अंडर वैल्यूड या रद्दी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर उसकी जो डाइट है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। ये गरीबों के लिए ख़राब होता है और रिच लोग जो होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। कौन सा? रिग्रेसिव। तो नॉन टैक्स रिसीट्स की अगर हम बात करें, नॉन टैक्स रिसीट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? सबसे पहली बात, वो इनकम जो बिना टैक्स के आती है। कौन कौन सी ऐसी इनकम है? पहला है फीस। कोई भी सरकारी काम कराने जाओ फ्री में होगा ही नहीं, चाहे 1 रुपये लगे, हो सकता 10 लाख भी लग जाए, लेकिन मुफ्त में तो नहीं होने वाला गुरु। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ फीस लगेगी, और हो सकता है कि अंडर द टेबल भी कुछ देना पड़े। वैसे भी आप समझ सकते हो सिस्टम में ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है। आसपास देखा होगा, सुना होगा कि भैया लैंड रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जितना खर्चा होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। कहाँ? बाबू बैठे ना अपने, वो बाबू नहीं, बाबू जो वहाँ बैठे हुए हैं कोर्ट कचहरी में। तो लैंड रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, पासपोर्ट फीस हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर आता है फाइन्स। फाइन्स की बात हम करें तो आप निकल पड़ते होंगे सड़क में, कभी बिना हेलमेट के या ट्रिपल बैठ के जा रहे होगे, फ़ोन में बात कर रहे होगे, किस्मत ख़राब होगी तो धर लिए जाओगे। पुलिस वाला ईमानदार हुआ तो क्या पड़ेगा? फाइन। तो फाइन वो पेमेंट होती है जो लॉ को तोड़ने की वजह से देना पड़ता है। यहाँ पर इकोनॉमिक पनिशमेंट मिलता है। यहाँ सरकार ये कोशिश करती है कि लोग सुधरें, उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट करना है किसकी? लॉज की। फिर आता है एशीट। इसको एसचीट मत पढ़ लेना, ये एशीट्स होता है। एशीट्स का मतलब होता है ऐसे सारे लोग जिनके कोई वारिस नहीं है, ऐसी सारी संपत्तियां जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जिनका कोई लीगल एयर नहीं है। बेटा ये हेयर नहीं है, ये एयर है, इसमें जो एच है ये साइलेंट है। तो जिनके कोई लीगल एयर नहीं है, ऐसे लोगों की सारी संपत्तियां जो है ये सरकार के पास चली जाती हैं, और यही सारी संपत्तियां कहलाती हैं एशीट्स। फिर आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकारी कंपनियां जो पैसा कमा रही हैं, उससे जो सरकार को पैसा मिल रहा है लगातार, उसे बोला जाता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो खुद इंडियन रेलवेज है। इसके अलावा अगर और कंपनीज के नाम जानना चाहते हो तो नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद आता है ग्रांट्स एंड डोनेशन। अक्सर कुछ देशों को दूसरे देशों से ग्रांट्स मिलती हैं, डोनेशंस मिलती हैं, ऐसा पैसा जो उन्हें मिल जाता है वापस नहीं करना होता। हमारा प्यारा भारत भी ऐसे कुछ ग्रांट डोनेशन देता है हमारे पड़ोसी देशों को, भूटान को, नेपाल को, श्रीलंका को। ऐसा पैसा कहलाता है ग्रांट्स एंड डोनेशन। अक्सर ऐसी चीज़ें तब दी जाती हैं जब अर्थक्वेक, फ्लड या फेमाइंस आते हैं, क्योंकि इस पैसे से भी किसी भी तरीके का एसेट जनरेट नहीं होता है, न लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, तो भी इसी वजह से ये कैटेगरी में जाता है रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट्स को पढ़ लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट्स को। कैपिटल रिसीट्स, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये
क्रिएट करते हैं लाइबिलिटीज गवर्नमेंट के लिए, और या तो ये रिडक्शन करते हैं एसेट्स में। अब लाइबिलिटीज कैसे बढ़ेंगी? लोन्स वगैरह ले लिए गवर्नमेंट ने, बाद में वापस करने पड़ेंगे तो बन गई लाइबिलिटी। एसेट्स कम करने पड़ेंगे, पैसे हैं नहीं, कुछ ना कुछ बेचो। तो इस वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे। मूविंग ऑन, ओके, तो कैपिटल रिसीट्स के जो तरीके हैं कौन कौन है? रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स रिकवर कर लो जो आपने दे रखे हैं। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, कहीं और से पैसा ले लो। और फिर आता है अदर रिसीट्स, रिकवरी ऑफ लोन। तो अब रिकवरी ऑफ लोन, लोन जो है ये रिकवर कर लेने से क्या होता है? देखो, मान लेते हैं भारत सरकार ने एमपी गवर्नमेंट को क्या कर रखा है? लोन दे रखे हैं। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो एमपी गवर्नमेंट है उसको लोन दे रखे हैं। क्या दिया हुआ है? लोन। अब ये जो लोन है, ये लोन इंडियन गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक एसेट है। क्यों है? क्योंकि एमपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक डेटर है। डेटर हमेशा एक एसेट होता है। अब एमपी गवर्नमेंट ने क्या करा? अपना लोन जो है ये वापस से दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो जो डेटर हैं ये कम हो जाएंगे, मतलब एसेट कम हो जाएंगे। तो जो रिकवरी ऑफ लोन है इस वजह से भी क्या होता है कि जो सारे के सारे एसेट्स क्रिएट किए थे सरकार ने वो क्या हो गए? कम हो गए। दूसरा, ये तो सिंपल है, बोरोइंग करना, आप पैसा ले सकते हैं। और ये जो पैसा है सरकार के लिए ये आ कहाँ से सकता है? इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात, सरकार आम जनता से पैसा ले ले, वो है। दूसरा कि अगर आरबीआई से पैसा ले ले तो वो है। और अगर हम बात करें तीसरे की, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, भारत सरकार किसी और सरकार से ये पैसा ले ले तो। अदर रिसीट की कैटेगरी में क्या है? सरकार किसी भी तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, मतलब अपना कोई एसेट बेच दे, तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये है अदर कैटेगरी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, बात करेंगे अगली मेन कैटेगरी की, बजट एक्सपेंडिचर की। बजट एक्सपेंडिचर में भी दो इसके क्लासिफिकेशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम वही, ना ये किसी तरीके का एसेट क्रिएट करेगा, ना किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। सरकार के जो हमेशा के खर्चे हैं, डेली खर्चे हैं, रिकरिंग इन नेचर हैं, रेगुलर हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन में पैसा देना, सैलरीज देना, स्कॉलरशिप्स देना, इन सारी चीज़ों में जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो कहलाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप वो नोट परचेज कर सकते हैं। देखिए, नोट्स आपको और भी जगह मिल रहे होंगे, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचना, यहाँ ये जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं ये पर्सनली मैंने ही बनाए हैं। आपको और जो सोर्सेज से मिल रहे हैं, टीचर कौन सा था, एक्सपीरियंस कितना रहा होगा, मन लगा के उसने वो नोट्स स्टूडेंट को डेडिकेट किए हैं या नहीं किए, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं करती, ये सारे क्वेश्चन एक बार दिमाग में लेकर आना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें तो 1499 में 999 में पूरा कोर्स मिल जाता है, हम आपके नोट्स क्यों परचेज करें? आप नोट्स 999 में दे रहे हो। तो बेटा एक बात आप ये सोचो कि वहाँ पर नोट्स बनाने के लिए किसी और व्यक्ति को बैठाया गया है जिसका एक्सपीरियंस है या नहीं ये नहीं पता, बनाने के लिए उसका मूड कैसा था ये नहीं पता। यहाँ पर मैंने अपना पूरा 8 साल का एक्सपीरियंस डाला है, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड किए हैं, तभी इतने ईजी नोट्स आपको मिल रहे हैं। जितने सोर्सेज से अच्छे नोट्स, ईजी से ईजी नोट्स हो सकते थे वो मैं आप तक लेकर आया हूँ। आपको सारे तरीके के एमसीक्यूज मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अकाउंट के, बीएस के, इको के, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एक बार की अगर आप पिज़्ज़ा पार्टी करते हो तो वो भी इससे महंगी पड़ती है। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोच के देखना कि ये जो अमाउंट आप पे करके हमसे नोट्स परचेस करेंगे तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है या एक खर्चा है। करेंगे वीडियो रिज्यूम और बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। यहाँ पर किसी भी तरीके का रिडक्शन भी नहीं होता लाइबिलिटी का। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके की जो लाइबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट ने पे बैक नहीं करी हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होते हैं, वेज बिल मतलब सरकार जो लेकर आती है एमजी नरेगा टाइप की योजनाएं, वो वेज बिल कहलाता है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट, किसी भी तरीके के इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे हैं, सब्सिडीज में जो खर्चा हो रहा है, डिफेंस परचेसेस में जो खर्चा हो रहा है, ये सारे पार्ट होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अब बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, इधर तो ये आपका एसेट बढ़ा देगा और तो आपका लाइबिलिटी को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि सरकार बड़ा खर्चा करेगी तो कुछ ना कुछ आम जनता के लिए एसेट ला कर देगी। और अगर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट को पे करनी रही होगी वो पे बैक कर देगी, तो लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट आइटम है इसका एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, शेयर परचेज कर लेना, लोन्स दे देना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। देन कम्स प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसा कि नाम बताता है, सरकार जो सारे खर्चे पॉलिसीज और प्रोग्राम में करती है वो प्लान करके करती है। ऐसे खर्चे किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं हमारे प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। साथ ही साथ में राज्य सरकार की मदद जब केंद्र सरकार करती है किसी भी तरीके से, तो वो भी इसमें काउंट होती है। इसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। एडजस्ट अगर प्लान करके किया गया है तो वही प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ऐसे सारे खर्चे जो सडनली करने पड़े, जिसको लेकर कोई प्लान नहीं था, ऐसे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अगेन इसमें रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी। कुछ इसके एग्जांपल है जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करना या डिफेंस एंड सब्सिडीज में। तो बजट एक्सपेंडिचर बन सकता है दो तरीकों से, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे डेफिसिट्स की। डेफिसिट 35 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 36 लाख का खर्चा, एक बहुत ही महान एक्टर ने ये लाइन हमें दी थी कि भैया 35 लाख पे 36 लाख का खर्चा कैसे हो गया? तो महान ओमपुरी जी। तो यहां पर बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो डेफिसिट का मतलब ही यही होता है 35 लाख के इन्वेस्टमेंट में 36 लाख का खर्चा, रेवेन्यू का कम होना और एक्सपेंडिचर का ज़्यादा हो जाना, कमाई का कम होना खर्चे का ज़्यादा हो जाना। तो वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट्स, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डेफिसिट। बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो तीन तरीके का होगा, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। इसमें जो पहला टाइप है रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला कहता है सिंपल, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सरकार ने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है उसे आप माइनस कर दोगे किससे? रेवेन्यू रिसीट्स से, तो आपको मिल जाएगा क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट अगर एक सरकार में आता है साल के दौरान, तो समझ जाइए कि वो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रही है। कैसी प्रॉब्लम? कि वो किसी भी तरीके की जो इनकम है उसे इतना नहीं कमा पा रही है कि वो खर्चों को पूरा दे पाए। इस सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? अब देखो भाई, सरकार को खर्चे पूरे करने थे, कर पाई नहीं। मान लो 90 लाख रुपए खर्च करने थे, कर ही नहीं पा रही। उसके पास है ही 85 लाख रुपीस, तो अब ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगी? अगर उन्होंने कुछ सेविंग कर रखी है तो उसे वो यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगेन कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, तो वो कैपिटल रिसीट को यूज़ करेगी, या तो एसेट बेच देगी या फिर लाइबिलिटी बढ़ा लेगी। तो दोनों ही सिचुएशन खराब हैं। इसी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट एक सरकार के लिए ना आए तो ही ज़्यादा अच्छा है। आप जितना कमाओगे नहीं, अगर उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो या तो आपको कुछ बेचना पड़ेगा या तो किसी से उधार लेना पड़ेगा।
और अगर लाइबिलिटी ले ली गई है तो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, भविष्य में फिर रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। सरकार रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे ठीक कर सकती है? सीधी बात, खर्चे कम करके, पहला पॉइंट कि खर्चे कम कर दे। दूसरा, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा ले, तब जाके ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसे पूरा किया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा फिस्कल डेफिसिट। बात करें हम अगर फिस्कल डेफिसिट की, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिसिट है जो गवर्नमेंट से जब सरकार बजट रिप्रेजेंट करती है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं। वहाँ रेवेन्यू डेफिसिट के चर्चे उतने नहीं होते जितने फिस्कल डेफिसिट के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है किसको? टोटल एक्सपेंडिचर को और टोटल रिसीट को। फिस्कल डेफिसिट अगर आपको निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर से आप माइनस कर दो टोटल रिसीट को, लेकिन इस टोटल रिसीट वाले में आपको बोरोविंग्स को क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना है। किसी भी तरीके का अगर कोई पैसा उधार लिया गया था तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि सरकार अपनी इनकम से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। इससे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? अगर एक देश में फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो उस डेफिसिट के आ जाने की वजह से सरकार कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को अब बोरोविंग लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेना पड़ेगा। और अगर और उधार सरकार लेगी तो इससे ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगी सरकार की कि उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से जो सरकार का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खर्चा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। फिर आरबीआई क्या करेगी? नई करेंसी प्रिंट कर देगी, लेकिन ये भी कोई एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी किसी देश ने ये कोशिश की है कि वो करेंसी छाप दे, नोट छाप दे, बेटा जिम्बाब्वे जो है इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। जिम्बाब्वे ने क्या किया था, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे, उसने सोचा कि गरीब है, नोट छाप देते हैं, उसने भर भर के नोट छाप दिए। तो नोट छाप देने से गरीबी तो दूर नहीं हुई, उस जगह पर जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा महंगी हो गई। हमेशा जब तक गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं होते और सीधा सीधा नोट छाप दिए जाते हैं तो उस इकॉनमी में हमेशा महंगाई आ जाती है, और इसी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी महंगाई का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जो बोरोइंग का बर्डन है, इससे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये भी एक इकोनॉमी में रुक जाता है। कैसे कम किया जा सकता है इसको? या तो आप एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्सेज से क्या करो? बोरोइंग करो, और कोई चारा नहीं है बेटा इसका, है ना। तो आप बोरोइंग कर सकते हो इंटरनल सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से, या आप नई करेंसीज को छाप सकते हो ताकि आप इस डेफिसिट को पूरा कर सको। और इस डेफिसिट को जब पूरा किया जाता है नए नोटों को छाप कर, तो इसे ही बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। फिर बात करेंगे हम किसकी? प्राइमरी डेफिसिट की। देखिए फिस्कल डेफिसिट कैसे निकाला था हमने? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बोरोइंग्स को हटा के हमें मिल गया फिस्कल डेफिसिट। अब सोचो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट का भी तो रोल है, अगर हम उस इंटरेस्ट पेमेंट को भी हटा दें तो क्या बचेगा? यहाँ पर हम प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं। तो हमने क्या करा? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दी, तो हमें जो मिला वो था प्राइमरी डेफिसिट। और इससे क्या इम्प्लीकेशन होती है? बस सिंपल सी यही कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इसे भविष्य में और भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, इनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन जो है वो पड़ जाएगा। इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो देन इट शोज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। और अगर यहाँ आप प्राइमरी डेफिसिट देखते हैं कि जीरो है, तो ये समझ लो कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? सिर्फ उतना ही है जितना इंटरेस्ट पेमेंट है। समझना आया तो सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ है इस साल से
एमपी बोर्ड ने पैटर्न बदला है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आने वाले हैं, हमने अपने नोट्स को भी अपग्रेड किया है और यही सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे नोट्स के पैकेज में भी, और वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ भी समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है बेटा। टिपिकल क्वेश्चन आप इस बार बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो प्राइमरी डेफिसिट हमसे बोल देता है कि भैया ये 0 है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये इक्वल है इंटरेस्ट पेमेंट के। फिर अगला है बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। जब कमाई और गंवाई, रिसीट और एक्सपेंडिचर एकदम इक्वल हो, गवर्नमेंट रिसीट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब एकदम इक्वल हो, तो वो कहलाता है बैलेंस्ड बजट। और अनबैलेंस्ड बजट, सरकार चाहे पैसा बचा ले या सरकार को जेब से पैसे देने पड़े, यानी कि चाहे सरकार के पास ज़्यादा पैसा हो, सरप्लस हो, तो भी अनबैलेंस्ड, डेफिसिट है तो भी अनबैलेंस्ड। ये दोनों टाइप के बजट जो हैं ये अनबैलेंस्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। और अगेन अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, आप सीरियसली कुछ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और आपको सच में जो आपके प्रति डेडिकेटेड है और जो सिर्फ आपको आपका अपना माल बेचना चाहता है, उनके बीच में डिफरेंस समझ आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप हमारे नोट्स परचेज करें। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को वो नोट्स पसंद आए हैं और आपको भी आएंगे। सो विद दैट सेड, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले चैप्टर को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डिप्रेशन फ्री रहिए। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की चिंता है, नीचे कमेंट कीजिए। आई विल बी डेफिनेटली रिप्लाइंग टू यू। माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।